मेरे करियर में यह पहली बार था कि हम अपने ही डिपार्टमेंट के अपने ही साथी की इन्वेस्टिगेशन का सच पता कर रहे थे। दीप्ति, हरिओम की फाइल लेकर आना। सर, मैंने ये केस पढ़ा है, क्लाइंट से बात भी की है। ये उतना बड़ा केस नहीं है, छोटा मोटा फ्रॉड का केस है। अच्छा। सर, मैं आपके अंडर 2 साल से बहुत कुछ सीख रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं ये केस देख सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ? मैंने दीनानाथ की नहीं, हरिओम की फाइल मंगाई थी। जाओ, सही फाइल लेकर आओ। सॉरी सर। 2 साल में केस के फाइल के बारे में पता नहीं और केस चाहिए इन्हें। लॉ की पढ़ाई करना कोई काम ही नहीं है, बस टाइपिंग करना आना चाहिए तुम्हें, और क्या। इसी के तो पैसे कमा रही हूँ, है ना। मैं इस इंसान को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। देखना, इसको अगर छोड़ दिया ना, मेरा भी नाम दीप्ति नहीं है, बताती हूँ मैं इसको। अरे दीप्ति बेटा, इतना गुस्सा लैपटॉप पे? गुस्सा ना पापा मैं अपने सीनियर्स पे निकालूंगी। दीनानाथ की फाइलें मंगवाई थी उसने, पर एंड मौके में मुझे नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल दिया। 2 साल से पापा, 2 साल से असिस्टेंट के नाम पे टाइपिस्ट बना के रखा है मुझे। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ कि ऐसी नौकरी को लात मार दो। और वैसे भी शादी के बाद कौन सा तुम्हें नौकरी करना है, घर पे ही तो रहना है। मम्मा। हाँ, जैसे ये आपके साहबजादे पूरा दिन घर में पड़े पड़े मोबाइल से दुश्मनी निकालते हैं। अरे आप घूम फिर के हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? पापा, हमारे पास ना एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान है, बस एक बार फाइनेंसर मिल जाए। कुल 5 लाख रुपए की जरूरत है। अरे एक ख्याली पुलाव से बाहर निकलो और कुछ काम धंधा करो, समझ में आया? आप लेकिन इसके साथ हमेशा ऐसे क्यों करते हैं? हाँ, जब देखो इसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे बेटा, छोड़ना क्यों? कहीं और जाओगी तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, हैं? यहीं टिकी रहो, आखिर कुछ सीख ही रही हो ना, कुछ जा तो नहीं रहा है आपका। कितना सीखूंगी पापा, अब मुझे केस चाहिए। अरे केस भी मिलेगा, एक दिन इतना केस मिलेगा कि रातों रात तुम्हारा नाम होगा। जज, वकील, क्लाइंट सब तुम्हारे आगे पीछे होंगे। तब ना पापा, मैं सत्यनारायण को अपना असिस्टेंट बना के बहुत सुनाऊंगी। बिल्कुल सुनाना, मगर ये ऐसा उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता है। एक बार फिर से मुस्कुरा दे मेरा बेटा। मेरा बेटा। मैडम जी, ये देखिए कितना प्यारा कलर है। एक मिनट मैडम। हेलो, अरे ज्ञान भाई साहब, नमस्कार। कैसे याद किया? ये बताने के लिए फोन किया था कि संडे हमें शोरूम चलना है। शोरूम? किस लिए? अभी शादी में जो आप हमें गाड़ी देंगे उसकी बुकिंग नहीं मिल रही थी, तो मेरे एक दोस्त ने जुगाड़ लगाया है, अपना काम हो जाएगा। पर भाई साहब, गाड़ी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अरे तो शादी भी तो कहाँ हुई है अभी तक, अभी बात कर लेते हैं। वैसे भी हमने कौन सा हेलीकॉप्टर मांगा है आपसे? पापा, इस सब की क्या जरूरत है? आप क्यों बेकार में उन लोगों को? तू चुप बैठ एकदम। एक तो लड़की तुझे पसंद है, इसलिए अलग जाति में शादी करने के लिए हम तैयार हो गए। अब इन्हें भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। भाई साहब, इतनी महंगी गाड़ी हम कहाँ से देंगे? भाई साहब, हम गरीब आदमी हैं। अभी आप देख लीजिएगा, मुझे तो कार चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। मर्जी नहीं, जबरदस्ती है ये। नहीं करनी है मुझे ये शादी पापा, आप प्लीज उन लोगों को जाके बता दीजिए। देखो बेटा, जिद नहीं करते हैं, फिर शादी ब्याह में तो लेन देन चलता ही है ना। सौरभ कितना अच्छा लड़का है और तुम पसंद भी करती हो। पापा, आपसे हमारे बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए नहीं हो रहे और दी को 20 लाख रुपए की गाड़ी दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी तरह बिस्तर पे पड़े पड़े ख्याली पुलाव नहीं पकाती है। पापा, फाइनल है, मुझे ये शादी नहीं करनी। आप उन्हें जाके बता दीजिए प्लीज। देखो बेटा, जिद नहीं करते हैं। अब अपने पापा को देखो, पूरे जीवन भर साड़ी की दुकान में सेल्समैनी की, क्योंकि मेरा बेटा अच्छे घर जाए, हमेशा खुश रहे। पापा, मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जो आपको तकलीफ दे। पागल, तुम्हारी खुशी से मुझे क्या तकलीफ होगी? हाँ, तू तो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है ना? डॉक्टर, 6 साल हो गए हमारी शादी को और 1 साल से तो आपके चक्कर काट रहे, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। आप ट्रीटमेंट करवाइए और भगवान पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा।
और लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते ही रहते हैं। बाहर वाले क्या, अब तो रिश्तेदार भी हमें ताना मारने लग गए। सब बोलते हैं कि सबको बच्चे हो रहे हैं, बस हमारा ही बच्चा नहीं हो रहा। हम जब मर जाएंगे तो हमारी चिता को आग लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। सुनिए, आपको डॉक्टर स्मिता ने जवाब नहीं दिया ना? देंगे भी कैसे? जिसका इलाज उसके हाथ में है, उसमें डॉक्टर कर भी क्या सकता है? अगर आप दोनों को भगवान में आस्था है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पहले भी बहुत लोगों की कर चुकी हूँ। कैसी मदद? आप लोगों को बच्चा ही चाहिए ना? चारों तरफ भय का माहौल है। लखनऊ में जनता सड़क ही नहीं घर में भी असुरक्षित है। पता नहीं कब कहां से आकर वो हत्यारा उन्हें अपना शिकार बना ले। सर, मेरे पापा कल दोपहर 2 बजे घर से निकले थे और अभी तक नहीं लौटे। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। हमने हमारे रिश्तेदारों से, उनके दोस्तों से, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हर जगह पता किया, पर वो कहीं नहीं मिले। मुझे उनके लिए बहुत डर लग रहा है सर। अभी तो 24 घंटे हुए नहीं है। आप एक काम कीजिए, 24 घंटे के बाद आइए। सर, मेरा नाम एडवोकेट दीप्ति वर्मा है। अगर आपके इस 24 घंटे की टाइमलाइन के चलते मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तो याद रखिए आपको इसका जवाब कोर्ट में देना होगा। देखिए, 24 घंटे के पहले मिसिंग कंप्लेंट लेना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ। देखिए, आप घबराइए मत, अवतार भाई साहब जल्दी आ जाएंगे। ये सब ना आपकी वजह से ही हुआ है। आपके कार की डिमांड की वजह से पापा कितना परेशान रहते थे। इस लड़के से शादी करना चाहता था, इसे बोलने की तमीज भी नहीं है। चल भाई साहब, तलाशी लो, पूरे घर की तलाशी लो। तलाशी नहीं है। हाँ? और पापा को क्या हुआ है? मैडम, रुक जाइए, आप शांति रखिए, आप सबको पता चल जाएगा। सर, ये गोल्ड और बेल्ट लगा पैसा और घड़ी मिली सर। एविडेंस को सील करो और इसे वापस जीप में डालो। सर, क्या चल रहा है? वो लखनऊ में इनोसेंट लोगों को मारकर लूटपाट कर रहा है। वो सीरियल किलर। करेक्ट, और वो सीरियल किलर कोई और नहीं, आपके पापा है। कुछ भी बोल रहे हैं आप। मेरे पापा एक शरीफ सीधे साधे इंसान ने 7 मर्डर खुद कबूल किए हैं। पिछले साल अलीगंज में एटीएम किलिंग से लेकर ये जो एविडेंस मिले हैं इसी केस के हैं, जो आपके घर से बरामद हुए। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई गलतफहमी हुई है। सर, आपको कोई आप मेरे पापा को ऐसे नहीं लेके जा सकते। ध्यान से देखिए, ये है वो दरिंदा जिसने 7 मासूम लोगों की हत्या की है। अब कुछ कहना चाहिए इन मर्डर्स के मामले में? क्या आपको कभी किसी पर तरस नहीं आया? जवाब दीजिए, कुछ तो जवाब देकर जाइए। अवतार जी, आपको जवाब देने का जवाब दीजिए। ध्यान से देखिए, सारी की दुकान में काम करने वाला इतना साधारण सा दिखने वाला आदमी 7 मासूम लोगों का हत्यारा है। मेरे पापा जो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते, आपने उन्हें सीरियल किलर बना दिया। बनाया नहीं है, उन्होंने अपना जुर्म खुद कबूल किया है और खुद सबूत भी बरामद करवाया है। कबूल नहीं किया, करवाया गया है, टॉर्चर करके। सब प्लीज आप। दीप्ति, मैंने ये केस बारीकी से पढ़ा है। सारे सबूत तुम्हारे पापा के खिलाफ है और उन्होंने कन्फेशन भी दिया है। कोई चांस नहीं है। सब मेरी बात सुनिए, ये पूरा केस ही झूठा है। यहाँ पुलिस फाउल प्ले का। मैं ये केस नहीं लड़ सकता, सॉरी। सब बट मेरी। मैडम जी, मैं समझ सकता हूं बड़ा मुश्किल है ये,
कि पुलिस को पिछले 1 साल से जिस सीरियल किलर की तलाश थी वो कोई और नहीं बल्कि आपके पापा हैं। नहीं है मेरे पापा किलर। मैं कोर्ट जाऊंगी और इस बात को साबित करूंगी, पर हार नहीं मानूंगी। जरूर जाइए दीप्ति जी, ये आपका हक है, पर एक बात याद रखिएगा, कोर्ट में भी ये बात साबित होगी कि 7 लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके पापा हैं। दीप्ति जी, क्या आपको कभी एहसास हुआ कि आपके पापा एक सीरियल किलर हैं जिन्होंने इतने लोगों की हत्या करी है? क्या आपको कभी उनसे डर लगा? दीप्ति जी, उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, कोई बड़ा वकील उनका केस नहीं लेगा। क्या करने वाली आप? क्या सोचा है आपने? क्या होगा आपका अगला मूव? बोलिए मैम, बोलिए। दीप्ति जी बोलिए। दीप्ति जी कुछ तो बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, दीप्ति जी अभी तक इस केस में कुछ नहीं बोल रही हैं। कोई बड़ा वकील इनका केस नहीं लेगा। आगे क्या करने वाली है भी किसी को नहीं पता, पर हम आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। योर ऑनर, पुलिस ने मेरे पिता अवतार वर्मा को 8 अगस्त 2022 को किडनैप किया, टॉर्चर किया और जबरदस्ती उनसे वो जुर्म कबूल करवाए जो उन्होंने किए ही नहीं थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये बिना किसी पुख्ता सबूत के पुलिस पर इल्जाम लगा रही है, जैसे पुलिस कोई किडनैपिंग गैंग चला रही है। मिस दीप्ति, आपने अपने पिता की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? ये है मेरे पिता की मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी जो हमने लिखवाई थी। बावजूद इसके पुलिस ने हमें 2 दिन तक कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। कैसे इन्फॉर्म करता योर ऑनर? अक्यूज ने 2 दिन तक मुंह ही नहीं खोला। कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? 2 दिन तक वो मेरे पिता से उनका नाम, पता, ये सब जानने के लिए उन्हें टॉर्चर करते रहे। जब पुलिस मेरे पिता को घर पे लेके आई थी तो उनकी क्या हालत थी, वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहे थे। कौन है आपका गवाह? माय लॉर्ड, मैं कोर्ट को उनकी लिस्ट दूंगी, पेशी करवाऊंगी उनकी। दीप्ति जी, कोर्ट में मनगढ़ंत कहानियां नहीं, सबूत चलते हैं जो अवतार वर्मा के खिलाफ पुलिस के पास है और जो कोर्ट में पेश किए गए हैं। कौन से सबूत? वो गोल्ड क्यूब, घड़ी, पैसे जिसमें खून लगा हुआ था, जो खुद पुलिस ने हमारे घर पे प्लांट किया है, क्योंकि ऑनेस्टली ना उनके पास फॉरेंसिक टीम थी और ना ही सर्च वारंट। सर, वारंट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए हमने बोला था, लेकिन उसमें लेट होने वाला था। हमें एविडेंस को सिक्योर करने थे और डर था कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अच्छा, इसीलिए उनको पूरे परिवार को हॉल में बंधक बनाना पड़ा और पुलिस खुद बेडरूम में जाके सबूत लेके भी आ गई। एविडेंस कलेक्शन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई। सर, रिकॉर्डिंग भी की है और कोर्ट में सबमिट भी किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, यहाँ जिस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है वो पुलिस ने खुद की है, किसी ऑथराइज्ड वीडियोग्राफर के थ्रू नहीं हुई है। वाह दीप्ति जी वाह, कभी आप कहती है कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, फिर आप कहती है कि पुलिस ने रिकॉर्डिंग कर ली है, ऑथराइज वीडियोग्राफर ने रिकॉर्डिंग नहीं की। आपका ऑब्जेक्शन किस बात पे है? वीडियो की क्वालिटी पे? क्या अच्छा नहीं दिख रहा है? दीप्ति जी, अगर हम मान भी ले कि आपके पिता इनोसेंट हैं, फिर भी पुलिस के पास क्या कारण है कि वो उन्हें झूठे केस में फंसाएगी? अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए। हम सबको पता है पिछले 1 साल से पुलिस किलर को नहीं पकड़ पाई है। फिर अचानक एक दिन उन्होंने मेरे पापा को पकड़ा और जेल में डाल दिया, जबकि एक्चुअली सीरियल किलर अभी तक बाहर घूम रहा है। 7 लोगों का मर्डर हुआ है, सच का जानना जरूरी है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आ पाया है। ये कोर्ट ऑर्डर देती है कि इस केस की जांच क्राइम ब्रांच से करवाई जाए ताकि सच जनता के सामने आ सके। कोर्ट डिसमिस्ड। पुलिस की साख जो पहले से दांव पर थी, कोर्ट के फैसले से उसे बड़ा झटका लगा है। सीरियल किलर केस जांच में गड़बड़ी के आरोप के बाद केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि सच सामने आएगा। जो किलर पिछले 1 साल से पूरे शहर के लिए खौफ बना हुआ था, पुलिस की नींद उड़ाई हुई थी, किशन और अनीता के मर्डर के 2 घंटे बाद ही इतनी आसानी से उसको अरेस्ट कर लिया तुमने। कैसे? आसानी से नहीं सर, पिछले 1 साल से दिन रात एक कर रखा था हमने। फिर उस दिन जब मुझे डबल मर्डर की खबर मिली, मैं फौरन क्राइम सीन के लिए निकला। रास्ते में मुझे अवतार दिखाई दिया, बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था वो। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। हम उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसने कबूल किया कि मर्डर्स उसने ही किए और उसने मुझे यह भी बताया कि मर्डर वेपन कहां छुपाए हुए हैं। उसके बाद उसने इसके पहले 5 मर्डर भी एक के बाद एक कबूल किए। पहला देशराज, दूसरा फौजिया और उसकी बहू शिबा,
चौथा किरण और पांचवा ओम का। फिर उसके बाद हमने उसके घर की तलाशी ली जहां और भी सबूत मिले। सर, हमने जब इन केसेस के सबूत और गवाहों को क्रॉस वेरीफाई किया तो सब मैच कर रहे थे। किशन और अनीता के घर से जो लूट हुई थी वो सारा सामान मिला? उसने सिर्फ ये बताया कि उसने गहने चुराए थे, तो वो भी भागते वक्त कहीं रास्ते में गिर गए। पर उनके घर से तो अच्छी खासी लूट हुई थी और उसने सिर्फ गहने कबूल किए और तुमने बड़ी आसानी से उस पर यकीन कर लिया। उसने बाकी की चोरी कबूल नहीं की, लेकिन 7 मर्डर्स कबूल कर लिए। सर, उसने जो मुझे बताया मैं आपको वही बता रहा हूं। मतलब ना तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है, ना गवाह, ना मर्डर्स का और ना ही अफ्तार की गिरफ्तारी का। सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। फैक्ट। जैसे 2 दिन तक अफ्तार तुम्हारी कस्टडी में था, लेकिन तुमने उसकी फैमिली तक को नहीं बताया। सर, हमने कोर्ट को बताया था कि उसने अपनी पहचान को छुपाने के लिए 2 दिन तक मुंह नहीं खोला। तो फिर तुमने टॉर्चर करके उसका मुंह खुलवाया। आप भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, जानते होंगे 7 मर्डर करने वाला क्रिमिनल प्यार से तो मुंह खोलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि उसने कबूल किया नहीं, तुमने उससे कबूल करवाया। सर, इस केस के फाइल आपके पास है, आप देख सकते हैं। अरविंद, आखिरी बार पूछ रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन में कोई गड़बड़ी हुई है, कोई फॉल्ट प्ले? नो सर, अवतार ही वो सीरियल किलर है जिसे हम पिछले 1 साल से तलाश कर रहे थे, जो बहुत मुश्किल से पकड़ा गया है। सर, मैं तो अपनी बेटी दीप्ति की शादी के लिए पैसों का इंतजाम ना हो पाने की वजह से परेशान था। अरे भाई साहब, ये पुराना सोना है, मेरी मजबूरी है इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो जाए तो देख लीजिए आप। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सर, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो परेशान होकर रोड के किनारे बैठा था, तभी इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी वहाँ पे रुकी। हेलो, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब, वो थक गए थे तो बैठ गए यहाँ पे। घर किधर है तुम्हारा? साहब, यहीं पास में है आगे। चल बैठ गाड़ी में, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ तुम। पीआई अरविंद का कहना है कि जब उन्होंने आपको पकड़ा तो आपके कपड़ों पर खून लगा था। किशन और अनीता के खून से सने वो कपड़े उन्होंने हमें दिए हैं, तो मेरे खून कहाँ से आया? सर, ये तो हमें नहीं मालूम सर। वो मुझे पकड़ के थाने ले गए और वहाँ उन्होंने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए और साहब 2 दिन तक हमारे साथ मारपीट करते रहे। बोले कि मैं जो कहता हूँ वो कबूल करो। चल बैंड खोल। अगर मैं कबूल नहीं करता तो सच में वो मुझे जान से मार देते साहब। किशन और अनीता के मर्डर के अलावा आपने 5 और मर्डर कन्फेस किए। ये तो मुझे पता भी नहीं था साहब, वो जहाँ बोलते गए मैं साइन करता गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सीरियल किलर बना देंगे साहब। और फिर वहाँ से वो मुझे मेरे घर ले गए, रुपए निकाल के लाए और साहब मुझे झूठे केस में फंसा दिया। लेकिन वो ऐसे क्यों फंसाएंगे? उनकी कोई दुश्मनी है आपके साथ? साहब, मेरी किसी से दुश्मनी क्यों होगी? मैं तो एक साड़ी की दुकान में मामूली सा सेल्समैन हूँ। मैंने जीवन में कभी चूहे नहीं मारे और मैं 7 खून क्यों करूँगा साहब? मैं क्यों करूँगा 7 खून? मेरी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई साहब। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा साहब? इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या बुरा होगा? घबराइए मत, अगर आप सचमुच निर्दोष हैं, कुछ नहीं होगा आपके साथ। हम बारीकी से जांच करेंगे। एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुमने ठीक से कुछ देखा नहीं, अंधेरा था, ऐसा था, वैसा था। इसके बावजूद तुमने पुलिस को बयान दे दिया कि तुमने अफ्तार को किरण का मर्डर करके उसके घर से भागते हुए देखा। क्यों? सर, मैंने उसे मर्डर करते हुए नहीं देखा था, मैंने बस किसी को भागते हुए देखा था। और ये बात मैंने जब किरण का मर्डर हुआ तब पुलिस को बताई थी। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई और बताया कि तुमने जिस आदमी को देखा वो यही था। मुझे लगा अच्छा है पकड़ा गया। तुमने अपने भाई के किलर को देखा था? जी सर। ये वो हो सकता है सर, क्योंकि उस दिन मैं दुकान बंद कर रहा था और भैया गलियों में आगे निकल गए थे और जैसे मैंने उनकी चीखें सुनी, पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी भागता हुआ जा रहा था। भैया, भैया क्या हुआ भैया? ये घड़ी तुम्हारे भाई की है? हाँ सर।
पक्का है इसमें भी डाउट है? ऐसी दिखती थी शायद सर। शायद। ये गोल्ड क्यूब तुमने बनाई है? हाँ नहीं मतलब मैं ज्वेलर हूँ तो ये तो काम है सर मेरा। गोल्ड क्यूब बनाने का? हाँ गोल्ड का मतलब गहने। विकास ऐसे नहीं बोले गए, इसकी भी क्यूब बनानी पड़ेगी। अरे नहीं सर, मैं बताता हूँ। ये मैंने ही बनाई थी सर। किसके कहने पर? वो याद नहीं है सर। अच्छे से याद करके बता। इसके कहने पर? नहीं। इसके कहने पर नहीं तो किसके कहने पर बनाई? और फिर झूठा बयान क्यों दिया पुलिस को कि इसके कहने पर बनाई है? अरे सर ये क्यूब पुलिस ने ही बनवाई थी सर, और झूठा बयान भी पुलिस ने ही दिलवाया था। चल। क्या हो गया सर? चल बता। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे समझो सर बात को सर। मेरे करियर में यह पहली बार था कि हम अपने ही डिपार्टमेंट के अपने ही साथी की इन्वेस्टिगेशन का सच पता कर रहे थे, लेकिन लगातार पड़ला अवतार की तरफ झुकता जा रहा था। बावजूद इसके जांच में अभी तक सब कुछ 50-50 था। किशन अनीता के मर्डर केस की इंफॉर्मेशन तुम्हें किसने दी? ऑफिशियल या फिर कोई पर्सनल सोर्स था? उससे क्या फर्क पड़ता है सर? बताता हूं। पहचानते हो इसे? मिथिलेश कुमार, पुलिस ड्राइवर। इसने पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय अपने पर्सनल नंबर से तुम्हारे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मर्डर की इंफॉर्मेशन दी। मिथिलेश कुमार उर्फ तुम्हारा ड्राइवर, मिथिलेश कुमार उर्फ विक्टिम अनीता का मुंह बोला भाई। हाँ तो इसे डायरेक्ट पता चला और इसने मुझे डायरेक्ट कॉल किया, तो इसमें क्या हो गया? हुआ ये कि क्राइम सीरियल किलर की तरह किया गया, और अगर ये उसी ने किया है तो वो एक बार फिर तुम्हारे हाथ से निकल गया। तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि किसी ने सीरियल किलर की कॉपी करके फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की। तुमने बस आनन फानन में अवतार को उठाया और एक डबल मर्डर केस को सीरियल किलर केस से जोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि पिछले 1 साल से सीरियल किलर की हड्डी जो तुम्हारे गले में अटकी थी किसी ना किसी तरह से वो निकल जाए, बस। सर ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, देशराज मर्डर केस में जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें किलर का चेहरा नहीं दिख रहा, फिर तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो अवतार है? सर मैंने डिसाइड नहीं किया, अवतार ने खुद कबूल किया था। ठीक वैसे ही ना जैसे कि उसने बाकी के मर्डर्स कबूल किए। ये अवतार की मेडिकल रिपोर्ट 1 महीने से ज्यादा हो गया है, उसकी अंदरूनी चोट भरी नहीं है, अभी तक बरकरार है। ऑप्शन क्या था उसके पास? अगर वो कबूल नहीं करता तो शायद तुम उसको कस्टडी में ही मार देते। सर अवतार ने अनीता और किशन का मर्डर किया है और मर्डर वेपन उसने खुद बरामद करवाया। वही रोड ना जिसमें ब्लड के निशान तक नहीं है, फिंगरप्रिंट्स की तो बात ही कुछ और है। सर उसने जानबूझ करके रॉड को पानी की टंकी में छुपाया था ताकि ब्लड और फिंगरप्रिंट्स दोनों धुल जाए। वाह, किलर तो बहुत स्मार्ट है और सेम टाइम पर बेवकूफ भी, क्योंकि उसने चोरी के गहने बेचने के बजाय उनकी गोल्ड क्यूब बनवाकर अपने घर में रख लिया। किरण मर्डर केस की विटनेस माला, उसने तुम्हें नहीं बताया बल्कि तुमने उसे बताया कि उसने जिस भागते हुए आदमी को देखा था वो अवतार है। ठीक वैसे ही जैसे ओम के भाई दिनेश को तुमने बताया कि उसने भी जिस भागते हुए आदमी को देखा था वो अवतार है। इन दोनों ने तो अवतार को पहचाना भी नहीं। मर्डर के वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसमें भागते हुए आदमी को अवतार के साथ रिप्लेस करके उसे बयान की शक्ल देकर उनके स्टेटमेंट पर साइन ले लिए। दिनेश ने अपने भाई की घड़ी तक को नहीं पहचाना है। सर पता नहीं अब ये दिनों झूठ क्यों बोल रहे हैं। झूठ वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो तुम बोल रहे हो। जिस ज्वेलर से तुमने गोल्ड क्यूब बनवाई है ना, उसने बयान दिया है कि अवतार ने गोल्ड क्यूब नहीं बनवाई है बल्कि पुलिस ने बनवाई है, और पुलिस ने उससे झूठा बयान लिखवाया है। ठीक है, मैं मानता हूं कि इस सीरियल किलर केस में मैंने उसे गलत तरीके से फ्रेम किया ताकि ये सीरियल किलर केस का सरदर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ये सच है सर कि अनीता और किशन का मर्डर अवतार ने किया। बस कर अरविंद, बस कर, कुछ तो शर्म कर यार। एक डबल मर्डर केस को सीरियल किलर मर्डर केस के साथ जोड़कर तुमने ना सिर्फ इस केस को खुला छोड़ दिया है बल्कि उस सीरियल किलर को भी मैसेज दे दिया है कि तू आजाद है, जो चाहे करना चाहे कर, हम तुझे ढूंढ ही नहीं रहे, हम तो ऑलरेडी किसी को बलि का बकरा बना चुके हैं। जा सकते हो तुम,
सस्पेंशन लेटर बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, अवतार ने अनीता और किशन का मर्डर किया। प्लीज गो। ओके सर। सर अगर अवतार ने किशन और अनीता का मर्डर नहीं किया तो फिर किसने मारा होगा उन लोगों को? रिपर ने? शायद सीनियर किलर नहीं किया हो। क्या ये भी हो सकता है कि किसी ने बहती गंगा में हाथ धो लिया हो? मे बी वो अवतार भी हो सकता है। विकास, ये पहले के 5 मर्डर काफी पहले हुए हैं और ये दोनों मर्डर्स अभी अभी हुए हैं। हो सकता है क्राइम सीन से हमें कुछ मिल जाए। हमें इस केस पर आज से ही, बल्कि अभी से लगना होगा। केस से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसकी अच्छे से जांच करनी होगी और जरा पता करो कि अवतार का अनीता और किशन के साथ कोई कनेक्शन है क्या। ओके सर। गर्मा गर्म पकौड़े। ओह वाह। नो, हाथ गंदे है ना, पहले हाथ धो लो। ये तो किशन और अनीता का घर है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? उनका घर था, अब ये हमारा घर है और हमसे ही पूछ रहे हैं हमारे घर में कि हम कौन है। आप लोग कौन है? पुलिस, क्राइम ब्रांच। सर मैं शुभम मिश्रा हूँ और ये मेरी बीवी माधुरी, और मैं किशन का छोटा सगा भाई हूँ। भाई हो तो तुम्हारा अपना भी तो घर होगा। यहाँ क्या कर रहे हो? सर हम रेंट पर रहते थे, तो भैया भाभी के मर्डर के बाद ये घर खाली हो गया, और वैसे भी कुछ टाइम पहले तक हम यहीं रहते थे। तो फिर यहाँ से खाली करके गए क्यों? खाली किया नहीं था, करवाया था। जब तक वो लोग दुबई में थे तब तक हमसे रखवाली करवाई इस घर की, और जैसे ही वापस आ गए लात मार के निकाल दिया हमें। और वैसे भी सर, अब तो ये घर खंडहर ही होता ना, उससे बेहतर है ना कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कम से कम घर की देखभाल हो जा रही है। वो दुबई से आए क्यों वापस? सर वो आना ही था ना, अब दीदी के खर्चे इतने ज्यादा थे, कमाई इतनी कम थी, तो आना तो पड़ेगा ना। तुम काम क्या करते हो? मैं काम ढूंढ रहा हूँ सर। घर देखना है, दिखाओ। चलिए। चलो। सर किशन की लाश मिली थी यहाँ पर। सर पूरा घर बिखरा पड़ा था, लगता है ये मर्डर्स लूट के इरादे से किया गया। बॉडीज को तुम लोगों ने पहले देखा था? जी। क्या टाइम हुआ था तब? यही कुछ 11:30 के आसपास का। रात के 11:30 बजे तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? जी हम यहाँ नहीं आए थे, हम लोग खाना खाकर टहलने के लिए निकले थे, तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मैंने सोचा अंदर चलकर देखता हूँ। किशन और अनीता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? सर, अवतार जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप घर वापस आकर? घर आकर और परिवार के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब आपके खिलाफ थे, पर आपकी बेटी ने आप पर भरोसा दिखाया। कुछ कहना चाहेंगे दीप्ति जी के बारे में? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन मेरी बेटी दीप्ति ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो जेल में पड़े पड़े मर ही जाता। दीप्ति जी, पापा हमेशा से कहते थे कि मुझे एक बहुत बड़ा केस मिलेगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं पापा के लिए केस लड़ूंगी। चुप हो जा बेटा, सारी जिंदगी तेरे पापा ने तेरे लिए संघर्ष किया, लेकिन आज तूने उनका कर्ज चुका दिया बेटा। नहीं माँ, मैं मर भी जाऊं ना तो पापा का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। वेलकम बैक। और कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक।
आज आने में आपने कुछ ज्यादा देर नहीं कर दिया? हाँ, कुछ आज एक्स्ट्रा काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। वैसे पापा, सैटरडे संडे को आपको ऐसा क्या काम होता है? बेटा वही काम बेटा जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ सके, ताकि हम आपको एक बड़ा वकील बना सकें। सर ये किशन का भाई शुभम और उसकी पत्नी कुछ टेढ़ी खीर नहीं लग रहा है? टेढ़ी खीर तो है। इन दोनों पति पत्नी के बारे में पता करो। ओके सर। एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या सर? अगर अवतार सीरियल किलर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सीरियल किलर अभी भी आजाद घूम रहा है और वो किसी और को भी अपना अगला शिकार बना सकता है। सर शुभम के बारे में इंक्वायरी करते हुए पता चला कि जब वो पहले किशन के घर पे रहता था तो उसका आए दिन किसी से बहुत झगड़ा होता था। लेकिन किशन और अनीता तो दुबई में रहते थे, तो फिर झगड़ा किसके साथ होता था? उसी से, जो शुरू से इस केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। मिथिलेश, सर मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। वो तो पिछली बार दीदी जब राखी पर इंडिया आई थी तो उन्होंने बोला था मुझे। अरे राणा बेटा इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। थैंक यू ताऊ जी। एक मिनट, ये गिफ्ट तुम्हारी है? हाँ। नहीं तो भैया, जब हम दुबई में हो ना तो आप यहाँ पर चक्कर लगाते रहा करो। अरे शुभम रह तो रहा है यहाँ पर। यही तो दिक्कत है कि वो रह रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि हमारे जाने के बाद वो इस घर पे कब्जा कर लेगा। अनीता के फ्रिज में चिकन था, ये पता है तुम्हें? हाँ सर, वो मेरे सामने ही सीज किया था उन्होंने। फॉरेंसिक की रिपोर्ट में आया कि उस चिकन में जहर मिला था, चूहे मारने की दवाई। और तुम और अरविंद तो अवतार को सीरियल किलर बना रहे पर तुले हुए थे। आई एम श्योर वो रिपोर्ट किसने देखी तक नहीं होगी। लेकिन सर वो चिकन तो दीदी जीजाजी ने नहीं खाया था। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसी रात दीदी ने मुझे फोन कर चिकन खाने के लिए बुलाया था। व्हाट? अनीता तुम्हें जहर देकर मारना चाहती थी? हो सकता है सर दीदी को पता ही ना हो कि चिकन में जहर है, क्योंकि वो चिकन दीदी ने नहीं बनाया था। फिर देकर गया था। कौन देकर गया था? सर आप किसकी बात सुन रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इसी ने मेरे भैया और भाभी को मारा है और अब मुझे जेल भिजवाकर इस घर पर कब्जा करना चाहता है। मतलब? दीदी इतनी परेशान हो तो मेरे बच्चे को गोद ले लो। सर ऐसा तो मैंने दीदी का दिल रखने के लिए कहा था। ऐसे कोई किसी को अपना बच्चा देता है क्या? आप इससे पूछिए ना, ये जहरीला चिकन क्यों लेकर आया था? सर वो चिकन हमने भी खाया था, लेकिन हम तो नहीं मरे ना। वो तो मुझे माधुरी ने बोला था कि जाकर भैया भाभी को दे दो। मेरी मत मारी गई थी जो मैं उन्हें देने के लिए चला गया। तो ये सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? सही मैंने अपने बच्चे के लिए किया था। मुझे लगा था कि उनके ना तो बच्चे हैं और ना होंगे, और कल को ये घर मेरे बेटे को मिल जाएगा। लेकिन फिर वो अपने बच्चे के लिए इलाज करवाना शुरू कर दिया वो लोग ने। माधुरी तुमने क्या किया? बंद करो ये ड्रामा, लेके चलो दोनों को, वहां खबर लेते हैं इनकी। सर आप मेरी बात सुनिए। और तो ये मत सोचना कि तू बच गया है। सीरियल किलर की एक एक डिटेल पता थी तुझे। किशन और अनीता का मर्डर बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। अगर किया है तो सोच ले, नौकरी तो जाएगी जाएगी, अंदर भी जाएगा, वो भी लंबा। सर अगर वाकई में अनीता और किशन के डबल मर्डर्स में इनका हाथ हुआ तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो सीरियल किलर यानी कि रिपर अभी भी खुलेआम घूम रहा है। तो शुभम और माधुरी के पास मर्डर का मोटिव है और उस रात की इनकी एक्टिविटी से भी लग रहा है कि ये लोग मर्डर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात पर अड़े हुए हैं कि इनका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। शुभम और माधुरी तो सस्पेक्ट हैं ही, लेकिन हमें मिथिलेश को भी ध्यान में रखना होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने एक रैंडम आदमी अवतार को ही क्यों अरेस्ट किया? सर अवतार के बारे में कुछ और भी बातें पता चली हैं।
ये बात सही है कि एक सिंपल सा आदमी है, साड़ी की दुकान में एक सेल्समैन है, लेकिन सर इसके अलावा ये 7-8 साल पहले थिएटर भी करता था। एक्टिंग का शौक था सर। सैटरडे संडे इसके शो भी होते थे, लेकिन सर ये एक्टिंग में कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए मेकअप आर्टिस्ट बन गया। इसके थिएटर के दोस्तों का कहना है कि मेकअप बहुत अच्छा करता था, कोई भी गेटअप ले सकता था, अलग अलग भेष बदलने में माहिर था ये। सर, आपने अभी की ब्रेकिंग न्यूज देखी? क्या न्यूज है? जैसी करनी वैसी भरनी का ताजा उदाहरण है लखनऊ सीरियल किलर केस का मामला। जब वो दबे पांव अपना अगला शिकार करने जा रहा था, लोगों ने उसे देखा और उन्हें शक हुआ। सर ये तो बच्चा है, माइनर है, इसकी हालत देख के लगता नहीं है कि ये किसी बच्चे को भी कंट्रोल कर सकता है। सर मुझे लगता है कि भीड़ ने गुस्से में आके फिर एक बच्चे की जान ले ली। सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस रिपर ने पूरे शहर को पैनिक कर दिया है। लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी की भी जान लेने पर उतार हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, अनीता और किशन के कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। उनके कॉल रिकॉर्ड में किसी बाबा का नंबर तो नहीं मिला है, लेकिन एक नंबर है जिस पर मर्डर वाले दिन किशन ने कई बार कॉल किए हैं और लास्ट कॉल रात 11 बजे के आसपास हुई है। कौन है वो? राधा। सर ये उसी क्लिनिक में नर्स है जहाँ पर किशन अनीता का इलाज करवा रहा था। सर इस राधा के टच में एक बाबा भी है और इनके कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मर्डर वाली रात इन दोनों की लोकेशन किशन के घर के आसपास की थी। दोनों सर मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मैंने क्या किया है? सब पता चल जाएगा। उधर देखो मुकेश। गुड, काफी समझदार हो तुम। अब डायरेक्टली पूछ रहा हूं, मार खा के बोलोगे या फिर बिना मार खाए? बोलो। सर अनीता और किशन मुझे क्लिनिक में मिले थे। अगर आप दोनों को भगवान में आस्था है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? सर क्लिनिक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग बच्चे के लिए कितना भी पैसा लुटाने के लिए तैयार होते थे। मैं उन्हें बाबा की पट्टी पढ़ाती थी और फिर हम मिलकर उनको पूजा पाठ के नाम पर पैसे निकलवाने की कोशिश करते थे। बाबा बच्चे को देखने और माँ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो किस काम का जब औलाद ही नहीं है। औलाद हो जाएगी, पर उसके लिए पूजा करनी होगी, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। मैं करूंगी बाबा। ऐसी पूजा से हम 50,000 तक निकला लेते थे। जब वो दोनों पैसे देने के लिए तैयार थे तो फिर उन दोनों को मारा क्यों? हमने उन्हें नहीं मारा सर। ड्रामा मत करो, क्योंकि ये पता चल चुका है हमें, तुम दोनों गए थे वहां पर। हम वहां पर सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे सर। हमारे पहुंचने से पहले वहां पर कांड हो चुका था। पागल हो यो, जो होना था वो तो हो चुका है, हम खाली हाथ क्यों जाएं? सर हमने सिर्फ चोरी की है, किसी को मारा नहीं है सर। चोरी का सामान कहाँ है? सर हमारे पास है, हम दे देंगे, हम सब दे देंगे सर। पता ही ज़्यादा कीमती है, लेकिन चोरी के है ना 8 से 10 लाख रुपए मिलेंगे। चाहिए तो बोलो, नहीं तो रखो। सर खबरी ने टिप दिया, अनीता की सोने की चूड़ियां चोर बाजार में बेची गई हैं। बेचने और खरीदने वाले की कोई इन्फॉर्मेशन? खरीदने वाले की है, बेचने वाले की वो बताए। सर सर राधा और बाबा ने जो सामान चोरी किया था, वो सामान में साड़ी भी मिली है, तो ठीक उसी दिन खरीदी गई थी जिस दिन अनीता और किशन का मर्डर हुआ था। इसमें सर स्लिप है, उसमें डेट भी पड़ी हुई है। हाँ सर, ये साड़ी हमारी दुकान से खरीदी गई है, लेकिन इसका फॉल लगाने के बाद घर भेजनी थी, इसलिए उस दिन दुकान बंद होने के बाद हमने भेजी थी। दुकान कब बंद होती है आपकी? दुकान 9 बजे बंद हो जाती है साहब, लेकिन सब समेटते समेटते 10 बज जाते हैं। इस साड़ी को देने कौन गया था? दीप्ति, तुम्हें अपने फादर को न्याय दिलवाना था ना, मिल जाएगा। मतलब? मतलब ये खुद बताएंगे। ये है ना वो साड़ी
जो तू अनीता को डिलीवर करने उसके घर गया था, और जब हमने तेरे से पूछा कि किशन और अनीता को जानता है क्या, तो क्या बोला तूने? कि तूने उनको कभी देखा नहीं। इतनी कमजोर याददाश्त है तेरी। देखिए आप मुझे फंसा रहे हैं। मैं मीडिया में जाके बोलूंगा कि आप लोग मुझे जबरदस्ती। अभी बाहर मीडिया से जाकर मैंने बोल दिया ना कि ये सारी की सारी प्लानिंग तेरी बेटी की थी। तो जितना टाइम लगा है ना उसे अपना नाम बनाने में, उससे कहीं कम टाइम लगेगा उसका नाम खत्म होने में। अब बोल, अकेले जेल जाएगा या फिर अपनी बेटी के साथ? दीप्ति, दीप्ति मेरी बेटी मेरी जान है। उसके लिए एक बड़े घर का रिश्ता आया तो मुझे लगा कि मेरी बेटी बड़े घर जाएगी तो जीवन भर खुश रहेगी, पर उन्होंने शादी में 20 लाख की कार मांग दी। मैं बहुत परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सेठ जी ने ये साड़ी डिलीवर करने के लिए दी और मैं सोचते सोचते कब वहाँ पहुँच गया। मैडम जी, ये आपकी साड़ी एक बार ठीक से चेक कर लीजिए। तभी मेरी नज़र उन गहनों में पड़ी। उसके गहने मेरे दिमाग में घूमते रहे कि अगर ये गहने मुझे मिल जाएंगे, मेरी बेटी की शादी अच्छी से धूमधाम से हो जाएगी। सीरियल किलर के बारे में टीवी में देखा था तो उनके सारे गहने ले लिए थे, पर मैं इतना डर गया था, डर के मारे इधर उधर भटक रहा था और तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। तू एक आम आदमी है, इतना बड़ा क्राइम करके तूने पुलिस को बेवकूफ़ बनाया, कैसे? सर, मेरी बेटी वकील है और उससे केस के बारे में बातचीत होती रहती थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि पुलिस को कैसे घुमाना है। घुमाया तो बहुत तूने, लेकिन अब तेरी बारी है। देशराज, फौजिया, शिवा, किरण, ओम के मर्डर करने में तूने अपने मेकअप आर्टिस्ट होने का फायदा उठाया। चेहरा बदल बदल के मर्डर किए तूने ताकि कोई देखे भी तो बाद में पहचान ना पाए। साहब, मैं मेकअप आर्टिस्ट था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो इल्ज़ाम आप मुझ पे लगा रहे हैं। पहले उन लोगों ने मार पीट करके सीरियल किलर बनाया और अब आप भी वही कर रहे हैं। साहब, मैं मानता हूं कि मैंने अनीता और किशन को मारा है, बाकी मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं सच बोल रहा हूं साहब। किशन और अनीता के मर्डर्स अवतार वर्मा ने कबूल कर लिए हैं, इसके पुख्ता सबूत भी है हमारे पास। पर बाकी के 5 मर्डर्स वो हमेशा की तरह डिनाई करता रहा। हालांकि हमने बहुत कोशिश की, पर साबित करना हमारे लिए आसान नहीं था। इसके बावजूद हम आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन केसेस को सोल्व करने की। जय हिंद। निम्रत, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना? हाँ, 3 बजे। मैंने ऑफिस में हाफ डे के लिए बोल दिया है, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। वेट। मैं करता हूँ, हेलो। हाँ सर, कैश मिल गया है, मेरे घर पर ही है। मैं कल जाके दे दूंगा सर। ओ तुसी चिंता ना करो सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी कल ही मिल जाएगी, मैंने सेटिंग कर दी है सर।
ये ऑफिस का है, कुछ इलीगल नहीं। इतना कैश लीगल होता ही नहीं है दर्श। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम ये पहली बार नहीं कर रहे हो। निम्रत, कुछ करना मत, इस डील से मेरा प्रमोशन डिसाइड हुआ। निम्रत, निम्रत कुछ बोलो। निम्रत, बोलोगी कुछ? निम्रत, अरे सुरेंद्र, जल्दी जल्दी कर, ऑर्डर पहुंचने में लेट हो जाएगा। 10 इधर ही बज गए। जा छती जाके गाड़ी में बैठ। रूप, ओए रूप, आई मैडम जी। कितना लेट कर देते तुम लोग रोज रोज। ये कैसे चलेगा ऐसे रूप? मैंने तो कह रही है कि मैंने किसी और को हायर कर लेना है। चलो छती दे अंदर रख दो गाड़ी में। और तू भी रखो। वो मैडम जी बहुत ज्यादा खाना था और आज ना गुट्टू भी नहीं आया पराठे बनाने के लिए। रूप, तू ना बहाने बनाना बंद कर दे, समझ रहा है? बहुत लेट हो गया। और मुझे बता, मिट्टा किधर है? मैडम रख दिखता। ठीक है। सत श्री अकाल बेबे। अरे निम्रत, अरे डिम्पी, अरे डिम्पी देख कौन आया है। छतिया। मैडम जी कैसी हो? बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अचानक से आ गई। सब चंगा तो है घर पुत्र? हाँ बेबे, सब चंगा है। वो मैटरनिटी लीव शुरू हो गई ना, तो मैंने सोचा कुछ टाइम अब आप लोगों के साथ रहो। दर्श भी ऑफिस चले जाते तो घर पर बोर हो जाती हैं। दीदी, अरे चुल्ली कैसी है? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? और चांद कैसा है? 1 नंबर। जीजू नहीं दिखाई दे रहे। आप मुझे बोल देते ना, मैं आ जाती आपको लेने। सत श्री अकाल निम्रत जी, सब चंगा? हाँ। और वो बैठे नहीं तो अभी तक? हाँ। अच्छा मैडम जी, तो ब्रेकफास्ट पहुंचते आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है। और 4 बजे मीटिंग है आपकी चड्डा जी से। हाँ जी, चंगा चंगा, मेरे को याद रहेगा। अच्छा चलो छेती छेती निकलो, तुम लोग जल्दी करो। जी, रिटर्न निकाल। अभी तक यही रह रहा है। अरे पुत्र, दूसरा किराया ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई मिलेगा ऐसे निकाल देंगे। तो ये सब छोड़ना, चल तू अंदर चल, आराम कर ले। दीदी, अरे कैसी ड्रेस है? बहुत बड़ी, तूने डिजाइन की? ये मैंने कल ही रात को सोचा था आइडिया। छुटकी, ये ना फैशन डिजाइनर बनने का सपना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन तू पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही है ना? हाँ दीदी, पर दीदी मुझे ना ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, सच में है। मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करना है। हाँ तो करना, कौन मना कर रहा है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर। ये फैशन डिजाइनर बिच ना बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना तो एटलीस्ट तू कभी भी स्विच कर पाएगी जब तेरा मन करे। देख, तुझे पता है ना बेबे ने कितनी मुश्किलों नाल पाला है ना? पढ़ाया लिखाया है। वो अगर पढ़ी लिखी होती ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर पापा सही होते तो क्या बोली तू? बेबी मत मांगा कर तू इनसे पैसे, नहीं चाहिए हमें इनका कुछ। मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं सिलाई का काम शुरू कर दूंगी और तुम दोनों की पढ़ाइयाँ मैंने बंद नहीं करूँ। दीदी, क्या हुआ? जीजू नाल कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप जीजू का फोन नहीं उठा रही? अरे नहीं, छोड़ वो सब। ये बता, तेरा वो प्रीतम वाला इशू खत्म हुआ? इशू नहीं था दीदी, बॉयफ्रेंड था मेरा, लेकिन आपके बोलने पे मैंने ब्रेकअप कर लिया। आप खुश हो ना? भी बहुत खुश हूँ। तुझे पता है ना, वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने बोला। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पर आप ना टॉपिक मत चेंज करो। ये बताओ, जीजू के साथ सच में कोई झगड़ा हुआ है? बेबी, दीदी क्या हुआ? दीदी, बेबी, बेबी, कुछ नहीं, टॉपिक चेंज कर रहे थे और कुछ नहीं। दीदी, ये सच में लगा मुझे।
रवि भैया 2 समोसे देना। हो गई क्लास खत्म? हाँ भैया। सुना है निमरत आई है घर पे? क्या? तो फिर आप समोसे रहने दो, मैं बाद में आके ले लूँ। अरे वीर, अरे हो गया पैके, ले जा। अनमोल, अनमोल बेटा बाहर आ जा। अनमोल, आई एम योर हस्बैंड। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? दर्श, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ये सब दोबारा मत करना। मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सब करते वक्त तुम्हें जेल हो जाती तो सोचा है तुमने? हाँ, तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना हमारे बच्चे की। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुमने जो किया ना ठीक नहीं किया। इतनी रात को बालकनी से कौन आ रहा है? तो सर, सर चलिए सर। जसली, सर, सांसें चल रही हैं। फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। आप लोगों ने चेक नहीं किया? मैडम जी चलिए, हम लोग भी चलते, आइए। चल। ये कौन था? ये निखिल है सर, गुरलीन जी का मैनेजर। ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता है एज अ टेनेंट। हेलो, ठीक है, मुझे बताना। सर, निम्न 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। हॉस्पिटल वालों से बात हो गई है, वो रेडी रहेंगे। जगदीश, सबसे पहला सवाल ये है कि किलर आया कहाँ से? घर के बाहर तो कोई सीढ़ी वगैरह है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि घर के अंदर वाली सीढ़ियों से वो आया होगा। सर, ये आगे की तरफ एक बालकनी है, हो सकता है वहां से आया हो सकता है कि यहाँ से चढ़ के आया हो, लेकिन अगर यहाँ से आया भी है तो इस बालकनी की ऊंचाई जमीन से कम 20-22 फीट। यहाँ तक कैसे चढ़ा? शायद किसी सीढ़ी या फिर किसी रस्सी की मदद से। जितनी बेरहमी से मारा है, मारते वक्त आवाज तो हुई होगी, शोर तो मचा। ओए वीर, अभी तक तुम रेडी नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा, कोई गल नहीं, तुम आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बाय। बाय अंकल। अब बेटा, अंकल नहीं, पापा बोल। बोल पापा। हेलो।
सर, हम बहुत गहरी नींद में थे। इतना सब कुछ हो गया, आपने कुछ नहीं सुना? इतनी गहरी नींद में थे? हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कुछ बोला? कैसे है निमृत? दर्श भाई, वो डॉक्टर से बात हुई मेरी, कहते चांसेस बहुत कम है। और मेरा बच्चा? संभालो अपने आप को, कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा था 7वें महीने में ट्रैवल मत करो। आप कौन है? निमृत मैडम के हस्बैंड। आपको क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? किसी पे शक है आप? सर वो इनकम टैक्स ऑफिसर थी ना मैडम, हो सकता है वहां से किसी ने खुन्नस निकाली। किस बात की? वही कि वो औरत है ना, घर का काम नहीं करती, मर्दों को ऑर्डर देती रहती है, और वैसे भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर के दुश्मन तो होते ही हैं। अच्छा, ऐसा तो उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं कि उसके काम से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे भी उसके मायके आने का प्लान तो अचानक बना था, किसी को कुछ नहीं पता था। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अटैक रात में 9 से 10 के बीच में हुआ था। ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने की वजह से बचा पाना मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी। और मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा? हमने ऑपरेट किया है, बेटा है, जिंदा है पर एनआईसीयू में है, पर क्रिटिकल है। डॉक्टर साहब, मेरे नाते ने बचा लो तो सही। रब्दा वास्ता दोनों। जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक हंच है, सारी फैमिली का ब्लड टेस्ट करो। सब। हेलो, सिमरन कुकरेजा? हाँ जी बोल रही हूँ, बताइए। मैं पीएसआई जगदीश संधू बोल रहा हूँ। क्या आप निमृत अरोड़ा को जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, बताइए क्या हुआ? उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके फोन रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला है तो रूटीन कॉल किया है। हाँ जी सर, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आपकी निमृत से आखिरी बार बात कब हुई थी और उस वक्त उनका बिहेवियर कैसा था? क्या वो कुछ परेशान लग रही थी? सर मैंने नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। मैं तो खुद अपनी ये बात सुनकर शॉक हूँ। वो ठीक तो है ना सर? वो नहीं रही। अगर कुछ याद आए तो मुझे इस नंबर पे वापस कॉल कीजिएगा या फिर चक्रौली पुलिस स्टेशन में आ जाइए। सर, निमृत के ऑफिस में बात की। परसों उसने एक रेड पड़वाई थी। कहाँ? अपने हस्बैंड दर्श अरोड़ा के ऑफिस में। अपने पति के ऑफिस में? दर्श एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है। निमृत अपने कलीग को टिप दी कि दर्श के पास काफी कैश है जो वो म्यूनिसिपैलिटी में एज अ ब्राइब देने वाला है, ताकि उसी कंपनी का कोई कंस्ट्रक्शन प्लान पास हो सके। दर्श को फर्क तो पड़ा होगा, वाइफ ने ही लॉस करवा दिया। हाँ सर, हुआ तो है। दर्श का प्रमोशन होने वाला था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, जिसे रोक दिया गया, साथ ही उसे टर्मिनेट कर दिया गया। जो प्रोजेक्ट था उसमें नुकसान तो हुआ ही, उसके 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ था, सब रोक दिया गया। और बिल्डर बलबीर सिंह। हेलो, अच्छा, सुन के बड़ा दुख हुआ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्श को वापस से जॉब मिल जाएगी। परजाई जी ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। बुरे काम का बुरा फल ही होता है। ठीक है, कर। जावेद, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। ये पैसे ले और 1 महीना दिखना मत शहर में। चल निकल। देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो साहब। सर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूछताछ थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते? नहीं सर, मैं भी चाहती हूँ ना कि दीदी के कातिल का जल्द से जल्द पता चले। आपको किसी पर शक है? मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी। कौन इतना बेरहम हो सकता है सर?
कल रात 9 बजे आपके घर के बाहर सीसीटीवी में एक आदमी को देखा गया। हमने एरिया में पूछताछ की तो कोई उसके बारे में कुछ जानता नहीं है। जरा आप देख के बताइए, आप जानते हैं। सर, ये तो पापा जी है। बाबा जी मैं की करा, मैनू तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई भी धंधा करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। बेटा कहां से लाऊं? इस औरत की कोख तो सिर्फ बेटी को ही जन्म देती है। ठीक है बाबा जी। पुत्र तो ठीक तो है ना? हाँ निमृत तो ठीक तो है ना पुत्र? हाँ चल पुत्र, चल छेती चल तू चल। उसके बाद बेबे हमें अमृतसर से भटिंडा ले आई। बेबे पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन खाना अच्छा बना लेती थी। दीदी ने कहा कि केटरिंग का है ना बिजनेस स्टार्ट करते। घर घर जाके केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। कहीं पापा जी ये केटरिंग के बिजनेस की वजह से तो यहाँ नहीं आए? तो आपके पास आपके पापा जी का कोई डिटेल्स है, मतलब अमृतसर का एड्रेस या ऐसा कुछ? मैं बहुत छोटी थी, बेबी को ही पूछना पड़ेगा। निमृत ने मर्डर वाली शाम एक अननोन नंबर को कॉल किया। उस नंबर को डिटेल्स और ट्रैकिंग के लिए भेज दिया। सर मैं सिमरन, वो बात हुई थी। हाँ मैंने कॉल किया। मुझे एक बात याद आई तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। सर 2 हफ्ते पहले की बात है, निमृत काफी परेशान थी। क्या हुआ निमृत? तो मिलने तो मुझसे आई पर दिमाग तेरा कहीं और है। पता नहीं यार कैसे बताऊं। तो मुझसे कब से बातें छुपाने लगी? मुझे तो बता सकती है ना, मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ। समझ नहीं आ रहा यार कैसे बताऊं। देखना 2 बातें हैं। हाँ बता देती हूँ, शायद तू कुछ सजेस्ट कर पाए। घूमने के लिए ना। क्या कर रहा है तू? मोबाइल दे। निमृत तू रह समझी, ये वीडियो पहले भेज चुका हूँ दोस्त को, और इसे एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी है मेरे पास। बोल भेज दो दोस्त को, कर दो वायरल। फिर उसके बाद में जेल जाएगा तू। जेल तो जाऊंगा, पर क्या है कि छूट भी जाऊंगा जल्दी। तो तेरी बहन का क्या होगा? अब ऐसा रो मत यार, चल एक डील करते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ जो हुआ, तू भी भूल जा जो हुआ, और अपने दोस्त को भी बोल दूंगा ये वीडियो डिलीट कर दे। बस एक रखूंगा अपने लिए। निमृत ने डिम्पी के बारे में सोचा और वैसा ही किया, सिर्फ मुझे बताया था, और अपनी माँ को प्रेशराइज करने लगी कि वो निखिल को घर से निकाल दे। और दूसरी बात क्या? वो नहीं पता सर। निमृत बताने ही वाली थी कि उसे एक फोन कॉल आया और वो चली गई वहीं से। सर मर्डर वाली रात निखिल सहगल अपने दोस्त प्रशांत के साथ पीके बार में रात को 8 बजे बैठा। ओ यार 7 बज गए सवेरे के, चलो 2 घंटे में काम पे में निकलना है। और फिर अगली सुबह 7 बजे तक वहीं था। मैंने दोस्त और बार के स्टाफ सबसे कंफर्म किया, और पोस्टमार्टम के हिसाब से अटैक रात के 9 से 10 के बीच हुआ। निखिल के पास स्ट्रॉन्ग एलिबाई। आज असलीन सर फैमिली की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। आपका हंच बिल्कुल सही था। गुरलीन और डिम्पी को नींद की गोलियां दी गई थी। पता करो हाल फिलहाल कहाँ बिकी है ये गोली। राइट सर। नींद की गोलियां किसने और कैसे दी? इनके घर में कोई कुक वगैरह है क्या? कुक तो नहीं है, लेकिन एक हाउस हेल्प है। हाँ गुरलीन का केटरिंग का बिजनेस है। जाके जरा बात करो, पता तो चले। सर मैंने यहाँ क्यों बुलाया? निमृत से झगड़ा हुआ था तुम्हारा, डिम्पी की वीडियो बनाई थी तुमने। कौन सा झगड़ा सर? कौन सी वीडियो? और किसने बोला आपको ये सब? झगड़ा हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था सर। मैं मानता हूँ निमृत मुझसे नफरत करती है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सही नहीं लगता कि मैं उसके घर में फ्री में रहता हूँ। तुम रेंट नहीं चुकाते? नहीं सर, वो गुरलीन मैम ने रखा हुआ है मुझे वहाँ पे। बहुत भरोसा करती है मुझ पे। वो 2 औरतें अकेले रहती है, मैं रहता हूँ तो थोड़ा सेफ फील करती है। पर ये बात निमृत को कौन समझे? पर सर आपको ये वीडियो वाली झूठी बात बताई किसने?
मैडम जी वो आदमी तो मुझे पता नहीं कौन था, लेकिन 15-20 दिन पहले वो निमृत मैडम को उधर देखा था। तू ऐसा अनमोल को मेरे से छीन नहीं सकती, समझी? तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अनमोल मेरा भी बेटा है। अनमोल तुम्हें वापस मिलेगा भी नहीं इंद्रजीत, और दोबारा मेरा पीछा किया ना तो याद रखना, मैं वो डरी सहमी लड़की नहीं हूँ, IT ऑफिसर हूँ। तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी मैं पुलिस को। लगा, चल लगा, कौन लगा? बोल बताओ सच। सर पता नहीं अनमोल कौन है जिसके लिए झगड़ा हो रहा था। फैमिली से बात करके देखते हैं, कुछ तो पता चलेगा। और वैसे ये झगड़ा मार्केट एरिया में हुआ है। सरताज से डिटेल्स ले लो, देखो उस एरिया में CCTV कैमरास हैं क्या। नींद की गोलियां? हाँ सर, कभी कभार लेती हूँ, पर कल मैंने नहीं ली थी। बस सवेरे सर में दर्द सी होया थी, इस करके मैंने सर दर्द की गोली ली थी। और खाना तो रात को मैंने ही बनाया था। घर में कोई और भी खाना बनाता है आपके अलावा? हाँ सर, रूप हमारे घर में खाना बनाती है, और वो तो हमारे कैटरिंग के बिजनेस में भी मदद करती है। इसका मतलब मेरी बेटी को टारगेट किया गया था, सब प्री प्लान था। ये रूप का एड्रेस है आपके पास? हाँ जी, मैं आपको देती हूँ। किसी अनमोल को जानते हो आप लोग? नहीं सर, हम किसी अनमोल को नहीं जानते हैं। सर, चावला फैमिली के ब्लड में जो दवाई मिली थी वो काफ़ी कॉमन दवाई है। गुरलीन भी उसे कभी कभी लेते थे, लेकिन एक बात पता चली है सर, गुरलीन के केटरिंग बिजनेस में एक लेडी थी रूप, जो मर्डर वाले दिन से गायब है। निखिल ने बताया कि वो अपने गांव जाने वाली थी, लेकिन वहां भी नहीं गई। इस रूप का गुरलीन के किचन में रेगुलर आना जाना था। ट्रैक करो उसको फटाफट। सर वो बिल्डर बलबीर जिसके यहाँ रेड पड़ी थी वो वापस आ गया है। सत श्री अकाल सर जी, आइए। मैं तो वेट ही कर रहा था, सोच रहा था कि आप अब तक आए क्यों नहीं पूछताछ करने। हैं? बैठिए। निमृत के मर्डर की रात आप कहाँ थे? मैं जी चांदनी के साथ था। चांदनी कौन? चांदनी जी मेरी गर्लफ्रेंड है जी, लेकिन बाद में घर आ गया था मैं अमावस के पास, मतलब मेरी बीवी के पास। हाँ, आप चाहो तो दोनों से पूछताछ कर सकते हो। आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी धर्मपत्नी दोनों के कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। वो आपने दर्श से पूछताछ की? वो पति से बदला लेने के लिए मैडम ने मुझे घसीट लिया बीच में। पति से बदला मतलब? वो दरअसल दर्श का मेरी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट सिमरन के साथ अफेयर चल रहा था। अरे निमृत की फ्रेंड, तो क्या हुआ, वो निमृत मैडम ने ऑफिस में रेड पड़वा दी। इसका असर क्या हुआ? वो दर्श को काम से निकाला गया, मतलब सिमरन से दूर। बाकी का आप देख लो। जो मैंने आपसे नंबर मांगे वो तो लीजिए पहले। हाँ लीजिए, ये चांदनी का नंबर 44। और बाकी मेरी धर्मपत्नी तो घर पे ही है, आप चाहे तो अभी बुला लेता हूँ उनको। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप निकलिए, मैडम जी बात कर लेंगे उनसे। अजय मैडम, ऐसा तो नहीं कि बलबीर सच बोल रहा है और दर्श ही बड़ा गेम खेल गया? पता नहीं कहाँ गया, चेहरा नहीं देखा। अब मैं आ रहा हूँ वापस, जो होगा देखा जाएगा। ओए वीर, क्यों यार पूरा सपना नहीं देख लिया? हेलो। ऐसा छोड़, तू लोग M10 कि तू अचानक कैसे आ गई है? सब ठीक तो है ना तेरे और दर्श के बीच में? क्यों है पुत्र? बेबी कुछ बताना है तो ना। क्या बताना पुत्र? बोल ना, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है।
बेबी दर्श ने दर्श क्या किया दर्श ने? बेबी दर्श पापा और तुसी नानी बनने वाले हैं। अरे बारी जाओ पुत्र, बारी जाओ, तुम्हें तो दिल खुश कर देता। आइए जीतो, वो छेती इधर आ, छेती इधर आ। एक काम करी, अरे मैं नानी बनने वाली हूँ, ये सारे ले जा और मिठाई लेके पूरे मोहल्ले में बांट दे। जा छेती कर, तू बैठ जा। हाँ बैठ जा। राप्ती सौ पुत्र, इस बच्चे को मैं वो सब दूंगी जो मैं तेनू और डिम्पी ने ना दे सकी। ऐसी बातें कर रहे हो बेबे? आपने मेरी और डिम्पी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं की। मैं एक IT ऑफिसर हूँ, डिम्पी अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रही है। हम जो भी है ना, सब कुछ आपकी वजह से है। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, दोबारा शादी नहीं की। को बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेबी, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखना ये बच्चा ना अब हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। जिंदी रहे। गुरलीन जी, क्या आपको लगता है कि दर्श ये सब कुछ कर सकता है? दर्श ऐसा कुछ क्यों करेगा? निर्मत के पेट में तो उसी का बच्चा था। बेबी इसको साइन चाहिए। क्या है ये? वो बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भर दिया, बस गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए। जीजू का फोन नहीं लग रहा है, आप साइन कर दीजिए जल्दी से। ठीक है पुत्र। सब जिस रात निमृत का मर्डर हुआ था उसके अगले दिन 25 किलो सीमेंट और ईंट उसी लोकेलिटी से ऑर्डर किया गया। किसने मंगवाया? सर कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं, बस वो इतना बता रहा था कि ऑर्डर करने वाली कोई लेडी। और कुछ पता नहीं चला डिलीवरी कहाँ हुई? गुरलीन जी के घर के 2 घर छोड़ के। सर कॉन्ट्रैक्टर ये भी बता रहा था कि वो लेडी बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी और डिलीवरी भी आधी रात को करवाई गई। पर्सनली जाके चेक करो, देखो मैटर क्या है। सर अमृतसर पुलिस से बात हुई हरदीप के बारे में। उन्होंने बताया कि वो 1 महीने पहले वापस आया। उसके नेबर्स का कहना है कि उसने जो किया उसे उसका काफ़ी अफसोस था। वो अपनी बीवी और बच्चों को वापस चाहता था। और शायद निम्रत ऐसा नहीं चाहती। उसका नंबर तो मिला है सर, ट्रैकिंग पे डलवा। सत श्री अकाल, मैं अरमान आहूजा, निमृत दा कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज में निमृत के हॉस्टल के बगल में इंद्रजीत भाटी रहता था और वीर उसी के बड़े भरा का लड़का है। उसके भरा की डेथ के बाद इंद्रजीत ने वीर को अपने पास ही रख लिया था और बस कॉलेज में आते जाते वक्त निमृत वीर के साथ काफ़ी गुल मिल गई थी। हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम के रिजल्ट भी आ गए थे और लगभग 1 हफ्ते बाद हम अपने घर जा रहे थे। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। निमृत जो भी सी, पहले उसको पुलिस में लेके जाना चाहिए था, कंप्लेंट करनी चाहिए थी। ऐसी किसी का भी बच्चा उठा के ले जाओगे तो क्रिमिनल बन जाओगे तुम। चलो सबसे पहले इसको पुलिस में लेके चलते हैं। पुलिस के पास नहीं ले जा सकते अरमान। अगर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे ना तो लीगली हमें अनमोल को उसके चाचा के पास छोड़ना पड़ेगा या फिर अनाथ आश्रम। हम इस साल ब्याह कर लेंगे, हाँ फिर हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे। फिर कुछ दिनों तक हमने अनमोल को अपने फ्रेंड के यहाँ पर रखा और अनमोल का नाम चेंज करके वीर रख दिया। फिर लगभग 1 साल के बाद मैंने उसे अपना बेटा मान लिया। ये इंद्रजीत है? हाँ जी, ही है इंद्रजीत। ये निमृत से मिला था और निमृत ने मुझे फ़ोन करके बताया था, पर मैंने निमृत को मना किया था इसके खिलाफ एक्शन लेने से। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वीर को अपने पास इलीगली रखा हुआ था। लेकिन अब बात निमृत को इंसाफ दिलाने की है और वीर के फादर ने उसके नाम पे एक चाइल्ड प्लान ले रखा था कि जब वीर 18 साल का हो जाए, उसे कुछ भी हो जाए तो 1 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। और 1 करोड़ की रकम बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है किसी को मर्डर करने के लिए। वो तो आपके लिए भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मर्डर करूँ और खुद ही आपके पास आ जाऊँ बताने के लिए। एक बात बताइए, ये आपने और निमृत ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में फेल हो गया था और निमृत पास हो गई थी।
उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। अभी आपका दिल नहीं किया निम्रत को वापस पाने के लिए? ये सवाल क्यों? मैं सस्पेक्ट हूँ क्या? पता नहीं, होना चाहिए क्या? मर्डर वाली रात कहाँ थे? मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। वैसे आप इंद्रजीत भाटी को पकड़िए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैं चलूँ जी अब? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर अगर ये किलर होता तो ऐसे हमारे पास खुद से आता। शायद ये इसीलिए आया था ताकि ये सवाल हमारे दिमाग में आए। देखो इतना तो क्लियर है कि निम्रत की प्रायोरिटीज बदल चुकी थी, लेकिन इसकी प्रायोरिटी हमेशा से निम्रत थी। और वैसे भी उस रात उसने ड्रिंक कर रखी थी। वैसे इंद्रजीत भी हो सकता है, उसके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव है। ये देखिए, ये दीवार नई लग रही है। हो सकता है सीमेंट और ईंट का इस्तेमाल इसी के लिए किया गया हो। हरदीप, पापा जी क्या कर रहे हैं? मैंने माफ कर दे। आप उठिए उठिए, पहले क्या कर रहे हैं आप? मैं सच में बदल गया हूँ पुत्र। सानू एक मौका दे के तो देख, फिर भी तुझे कुछ गलत लगे तो मैंने घर से निकाल दियो धक्के दे। झूठ बोल रहा पापा जी, आपको सिर्फ बेबे के पैसे और प्रॉपर्टी से ही मतलब है ना? ओ ना पुत्र ना, मैनू कुछ भी ना चाहिए। मैनू तो मुझे अपना खोया हुआ परिवार चाहिए पुत्र, जो मेरे गुनाहों के चलते मेरे से खो गया था। भैया इधर क्या कर रहे होते? वो ये कौन है पुत्र? बड़ा सोहा मुंडा। वो क्या नाम है तेरा पुत्र? मैं निम्रत दा प्यो। क्या? हरदीप की लाश? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? हाय रब्बा, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मुझे डर लग रहा है। देखो बेटा, डरते नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और निम्रत दीदी भले ही हमारे पास ना, लेकिन हमारे साथ ही है। डरते नहीं। नहीं जाना मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। सर एक मिनट, प्रूफ मिल गई। स्टेशन के पास एक लॉज में छुपी हुई थी और दर्श का कुछ पता चला। दर्श और सिमरन भागे हुए हैं, उनको ट्रैकिंग में डाल रखा है। बिल्कुल इस बात का लिहाज नहीं करूंगा कि तुम औरत हो। फटाफट बोलना शुरू करो। बोला। मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन जिस रात मर्डर हुआ था उसकी सवेरे मुझे एक एनवेलप मिला था। मैं मैडम जी के गले से चोरी करती थी। उस एनवेलप में मेरे चोरी करते हुए फोटोग्राफ्स थे, कुछ पैसे थे और एक लेटर था जिसमें एक नंबर लिखा था और ये भी लिखा था कि बचना है तो ये नंबर पे कॉल करो और 200 ईंट और 25 केजी सीमेंट ऑर्डर कर देना। डिलीवरी रात को होनी चाहिए उस गुरलीन के घर से 2 घर छोड़कर। सब मैं बहुत डर गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो तुम नहीं जानती कि वो चिट्ठी तुम्हें किसने लिखी थी? सब मुझे सच में नहीं पता। चिट्ठी गए वो मेरे घर पे। सर, तो आपके घर से ये लेटर लाई हूँ। सर, इस हैंडराइटिंग को तो मैं पहचानता हूँ।
वीर से बात हो सकती है? बेटा उस दिन निम्रत आंटी के घर में किसी को देख के आप डर गए थे। तुम जानते हो कि निम्रत आंटी के साथ किसने बुरा किया है? देखो वीर, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम बताओगे ना तो हम उसको सीधा जेल में डाल देंगे और फिर वो कभी किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। निम्रत आंटी ने तुम्हारी हेल्प की थी कि नहीं? तो तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए ना। आइए पापा जी। पुत्र, तूने मुझे ऐसे क्यों बोला? पापा जी, आप सच में बदल गए हैं ना? हम बेबे को इज्जत देंगे और प्यार करेंगे ना? रब दी सौ पुत्र, यकीन कर मेरा, बदल गया हूं। और तेरी किस्मत बड़ी चंगी है हमारी। बेबे दोनों साथ ही मिल गए। पापा जी भागो, पापा जी! क्या हुआ? कौन था? पता नहीं। तो जाके देख जल्दी, अरे जल्दी जाना। तुम तो सुबह 7 बजे तक बार में थे, फिर मर्डर करने कैसे गए? मैंने प्रशांत के ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी थी। उसके बाद मैं उसको बाथरूम का बहाना देके वहां से चला गया। वो यार 1 मिनट में बाथरूम से होके आता हूँ। हॉस्पिटल में आपने फॉर्म साइन किया था ना, ये वो फॉर्म है और ये वो चिट्ठी है जो रूप को लिखी गई थी। इन दोनों में एक चीज हमने नोटिस की, लेटर आर। अब हमारा ध्यान पड़ा तो हमने देखा तो ऐसे तो कई लोग आर लिखते हैं, तो हमने इसको भेजा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एनालिसिस करने के लिए। उन्होंने कंफर्म किया कि ये दोनों हस्ताक्षर आपके हैं। बताओ क्यों मारा अपनी बेटी को? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी उम्र में छोटा है तो हम ब्याह नहीं कर सकते, वरना डिम्पी की शादी में बहुत खलक पै जानी है। डिम्पी पर बुरी नजर है उसकी। उसने वीडियो निकाला था डिम्पी का, पता है? मैंने खुद पकड़ा था उसे। उसने मुझे सब कुछ बता देता है, कुछ नहीं छुपाया मेरे को। दीदी आप ना हर बात पर बीच में मत आया करो। हाँ बेबे पहली बार अपनी खुशियों के बारे में सोच रही है और आपने मेरा तो ब्रेकअप करवा दिया मेरी बॉयफ्रेंड से, उसे उसके घर में रेड की धमकी देकर। और अब क्या चाहती हो कि बेबे भी खुश ना रहे? जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती नहीं, पहली बार मैंने अपनी खुशी के लिए सोचा तो वो भी निम्रत से बर्दाश्त ना हुआ। आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अपनी ही बेटी को मार के फिर आप इस तरह से विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। कहने के लिए निम्रत के पास पति था, माँ थी, बहन और एक सच्ची दोस्त भी थी, लेकिन निम्रत का हाल कुछ ऐसा था जैसे भीड़ में कोई अकेला हो। उसे ये खबर नहीं थी कि उसका पति उसकी पीठ पीछे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर कर रहा था। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी माँ और बहन जिस पे वो इतना भरोसा करती है, वो उसकी पीठ पीछे उसकी कब्र खोद रहे। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।